गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हमें ये जानना है ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, और इस पर अक्सर कई बार देखा गया है कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनेशन में। तो हम वो भी देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझ लेते हैं। अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आता है तो आपको बस ये एक पेज है, इसके बारे में ही लिखना है। किस तरह से लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज़ अ प्रैक्टिस। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक प्रैक्टिस है जो अक्सर कंपनीज फॉलो करती हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के थ्रू क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब हो गया ये आपका EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उन्हें एक शेयर पे कितनी अर्निंग हुई वो EPS कहलाता है। तो ये इस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी प्रैक्टिस के थ्रू क्या होता है, अर्निंग पर शेयर जो होता है वो बढ़ जाता है। किसका? शेयर होल्डर का। अगर हम चीपर डेट अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लें। देखिए मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा था कैपिटल स्ट्रक्चर। ये एक बॉक्स है, ठीक है, और हमें इसमें 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए, 1 करोड़ रुपीज़ हमें चाहिए। तो इस 1 करोड़ रुपीज़ में अगर मैंने 70% इक्विटी लिया और 30% मैंने क्या लिया, डिबेंचर्स लिए। डिबेंचर्स का मतलब डेट लिए, तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर मैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स इंट्रोड्यूस करूं, डिबेंचर्स लूं, और डिबेंचर्स लेने के बाद मेरा अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। क्लियर हो गई बात ये? तो ये डेफिनेशन था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। अब ज़रा हम समझ लेते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्ज़ाम में क्या होगा, या तो डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, या फिर क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गिवन होगा। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मदद से आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि ये कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में आती है या नहीं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। आप ये एग्ज़ाम्पल की फिगर्स कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप ये एग्जाम्पल की फ़िगर्स ले लेना, अदरवाइज़ आपको फ़िगर्स गिवन होती हैं, आपको ये टेबल सॉल्व करनी होगी। अच्छा, ये टेबल बिल्कुल वही है जो आप पहले करते आए हो। आपने एक वो करा था ना, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT आता है, फिर आप EBT में से टैक्स माइनस करते हैं तो EAT आता है। वही टेबल है ये। देखिए यहाँ पर बताया, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। X लिमिटेड, Y लिमिटेड और Z लिमिटेड, ये रहे X, Y, Z। मैंने 3 कंपनीज लिखी हैं और तीनों का कैपिटल इम्प्लाइड, मैंने तीनों का कैपिटल इम्प्लाइड 50 लाख रुपए लिया है। यानी कि इसका भी कैपिटल इम्प्लाइड 50 लाख रुपए है, ये रहा। इसका भी कैपिटल इम्प्लाइड 50 लाख है, और यहाँ पर भी कैपिटल इम्प्लाइड कितना है, 50 लाख रुपए है। क्लियर हो गई बात? कैपिटल इम्प्लाइड वो पैसा होता है जो हमने बिजनेस में लगा रखा है। कैपिटल इम्प्लाइड में बेटा दोनों चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर्स भी आता है और कैपिटल इम्प्लाइड में आपका डिबेंचर्स भी आता है। ये कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी सारा पैसा इक्विटी शेयर्स का लगाए या डिबेंचर्स और इक्विटी का मिलाकर लगाए। तो मैंने 50 लाख रुपए यहाँ पर लिए कैपिटल इम्प्लाइड के, हर कंपनी के। तो जो X लिमिटेड है उसने कहा भाई ये पूरा 50 लाख रुपए मैं क्या करूँगी, X लिमिटेड ने कहा कि 50 लाख रुपए सारा का सारा पैसा मैं रेस करूँगी, यानी कि रिसीव करूँगी इक्विटी शेयर्स बेचकर। तो देखिए यहाँ पर ये जो डॉट डॉट है ये डिबेंचर्स वाली फिगर हैं जो नहीं है। X लिमिटेड में सारा पैसा 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर्स का है। फिर Y लिमिटेड ने 40 लाख रुपए तो इक्विटी शेयर से लिए और 10 लाख रुपए डिबेंचर से लिए, और इन डिबेंचर्स पे 10% इंटरेस्ट है। यहाँ पर 40 लाख रुपए Z लिमिटेड ने भी इक्विटी शेयर से लिए और 10 लाख डिबेंचर से लिए, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट का रेट 25% है। तो अगर आप देखें तीनों के कैपिटल इम्प्लाइड को,
एक्स लिमिटेड के कैपिटल इम्प्लाइड में सिर्फ इक्विटी का पैसा है, वाई लिमिटेड के कैपिटल इम्प्लाइड में इक्विटी और डिबेंचर्स दोनों का है, जेड लिमिटेड में इक्विटी डिबेंचर्स दोनों का है। बफर कितना है? वाई लिमिटेड में 10% इंटरेस्ट है, जेड लिमिटेड में 25% इंटरेस्ट है। जब इन दोनों फिगर को मैं ऐड कर दूंगा तो कैपिटल इम्प्लाइड मेरा आ जाएगा। क्लियर है बात? 40 लाख और 10 लाख 50 लाख, 40 लाख और 10 लाख 50 लाख, ये आ गया। ये हमने अपने पास से अज्यूम करा है। आप कोई और सी भी फिगर अज्यूम कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आए एग्ज़ाम में और एक्सप्लेन करना हो एग्ज़ाम्पल के साथ तो आप ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो अब देखिए, ये मेरा ये पार्ट हो गया कैपिटल इम्प्लाइड वाला। अब ये जो यहाँ पर दे रखा है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये मैंने अज्यूम कर लिया सभी कंपनीज़ का कितना है? 10 लाख रुपीज़। कितना है बेटा? सभी कंपनीज़ का 10 लाख रुपीज़। ये कैपिटल इम्प्लाइड ले लिया मैंने, क्योंकि जब कैपिटल इम्प्लाइड सेम है तो EBIT भी तीनों का सेम आ गया। 10-10 लाख रुपए अज्यूम कर लिया है। ये सारा पार्ट मैंने क्या कर लिया? अज्यूम। अब इसके नीचे की जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन क्या है? देखिए, EBIT तो आ गया 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अब मुझे निकालना है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है, तो मैंने इंटरेस्ट माइनस करा। अब इंटरेस्ट कैसे माइनस होगा? सबसे पहले एक्स लिमिटेड में आइए। देखिए, क्या एक्स लिमिटेड में इंटरेस्ट है? नहीं है, क्योंकि जब एक्स लिमिटेड में डिबेंचर्स ही नहीं है तो इंटरेस्ट तो आ ही नहीं सकता। तो इस वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है एक्स लिमिटेड में। क्लियर हो गई बात ये? अब उसके बाद आ जाइए वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड का जो इंटरेस्ट होगा 10 लाख रुपए ये आ गए। इस 10 लाख का 10% अगर मैं निकालूंगा तो 1 लाख रुपए आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो 1 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया किसका? वाई लिमिटेड में। अब मैं बात करता हूँ किसकी? जेड लिमिटेड की। जेड लिमिटेड में डिबेंचर्स का अमाउंट है 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट है 25%। तो मैंने यहाँ 25% माइनस करा। 10 लाख का 25% निकालूंगा तो 2,50,000 आ गया। 7,50,000 रुपये ये आ गया। तो ये मैंने इंटरेस्ट माइनस करके मेरे पास फिगर आ गई EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। 10 लाख में से कुछ नहीं माइनस करा तो 10 लाख रुपीज़ आया। 10 लाख में से 1 लाख गया, 9 लाख आया। 10 लाख में से 2.5 लाख गए, 7.5 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। ये मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया तीनों का। अब मैंने टैक्स माइनस करा। टैक्स जो है मैंने ये अज्यूम कर लिया है 50% बेटा। याद रखना, आप लिख लेना यहाँ पर कि टैक्स कितना है, ये 50% है, अज्यूम कर लिया है। और आपको पता होना चाहिए अगर टैक्स परसेंटेज में गिवन है तो वो EBT पर कंप्यूट होता है। तो मैं अगर 10 लाख का 50% निकालूंगा तो 5 लाख आ गया। 9 लाख का 50% निकालूंगा 4,50,000 आ गया। और 7,50,000 का मैं अगर 50% निकालूंगा 3,75,000 आ गया। तो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ गया मेरे पास? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया तीनों का। अब मुझे निकालना बेसिकली क्या है? EPS, अर्निंग पर शेयर निकालना है तीनों कंपनीज़ का। और मेरे पास EAT आ चुका है। तो आप EPS का फॉर्मूला लगा दें और फॉर्मूला ये होता है बेटा, क्या होता है? EAT को ऊपर रखते हैं और नीचे रखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे EAT। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स एक्स लिमिटेड का कितना है? 5 लाख, ये आ गया। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेंगे, 50 लाख एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल है, 10 रुपये फेस वैल्यू है। 50 लाख को 10 से डिवाइड कर दो तो 5 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए। तो यहाँ पर ये आ गया 1 रुपया। क्लियर हो गई बात? अगर आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दे रखे तो आप एक काम करें, शेयर कैपिटल को आप फेस वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा। एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल है 50 लाख, इसे 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ गया? 5 लाख। तो मैंने 5 लाख से डिवाइड करा, 1 रुपया आ गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? वाई लिमिटेड के EPS की। वाई लिमिटेड में अर्निंग आफ्टर टैक्स है 4.5 लाख रुपये, ये आ गया 4.5 लाख रुपये आ गया बेटा। अब इसे डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से।
तो वाई लिमिटेड का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आएगा 40 लाख रुपए, तो शेयर कैपिटल है, इसे आप 10 से डिवाइड कर दें तो 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो 4.5 लाख को 4 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये 13 पैसे आ गया। इसी तरीके से इसका EAT है 3,75,000, इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे 40 लाख का, ये कैपिटल है, 10 से डिवाइड करेंगे 4 लाख रुपए आकर ये 0.94 आ गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में जब आता है तो कई बार क्या होता है, शेयर कैपिटल गिवन होता है, फेस वैल्यू गिवन नहीं होती। ठीक है, एक साल जब ये पहली बार क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर क्या हुआ था, फेस वैल्यू गिवन नहीं थी। तो अब सवाल ये है फेस वैल्यू क्या माने, तो बेटा आपको अज्यूम करना पड़ेगा वहाँ फेस वैल्यू अगर गिवन नहीं है। हालांकि सॉल्यूशन में 1 रुपये भी मानी गई थी, 10 रुपये भी मानी गई थी और 100 रुपये भी। तो अगर फेस वैल्यू गिवन ना हो इक्विटी शेयर्स की तो आप 10 रुपये मानना। तो अब मेरे पास तीनों का EPS आ गया, ठीक है, अर्निंग पर शेयर तीनों का आ गया। एक्स लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर है 1 रुपया, यानी कि जो एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं उन्हें एक शेयर पे कितना अर्निंग हो रही है, 1 रुपये की। और वाई लिमिटेड के शेयर होल्डर को 1 रुपये पर 1 रुपये 13 पैसे की अर्निंग हो रही है। जेड लिमिटेड में एक शेयर होल्डर को 1 रुपये पर 94 की अर्निंग हो रही है। तो ये तीनों का EPS आ गया। अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पर वाई लिमिटेड का EPS ज़्यादा है, 1 रुपये 13 पैसे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके पीछे रीज़न ये है कि वाई लिमिटेड में जो डिबेंचर्स हैं ये रहे, ये चीपर डेट है। देखो 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स यहाँ हैं, 10 लाख के डिबेंचर जेड लिमिटेड में भी हैं, लेकिन ये जो 10 लाख के डिबेंचर्स हैं इन पर जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 10% है। कितना है बेटा इंटरेस्ट? 10%। 10% 25% के कंपैरिजन में कम है। क्लियर हो गई बात ये। तो अब ज़रा हम ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, वो ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। EPS इज़ हाईएस्ट इन वाई लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, वाई लिमिटेड में 1 रुपये 13 पैसे है, जो 10% डेट यूज़ कर रहा है, यानी कि डिबेंचर्स कितना है 10%। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। फिर बताया EPS जो है वो लोवेस्ट है जेड लिमिटेड में। जेड लिमिटेड में लोवेस्ट है, तीनों में कंपैरिजन करें 0.94, जो 25% डेट यूज़ कर रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों? वाई लिमिटेड में 1 रुपये 13 पैसे आया, हालांकि दोनों का डिबेंचर्स का अमाउंट सेम है, 10-10 लाख 10-10 लाख, लेकिन वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड के EPS में डिफरेंस है। EPS वाई लिमिटेड का ज़्यादा है, जेड लिमिटेड का कम है। ऐसा क्यों? बताया दिस इज़ सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है डेट पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है और इंटरेस्ट जो होता है वो डिडक्टिबल होता है अर्निंग में से बिफोर टैक्स पेमेंट। ये देखिए हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा टैक्स पेमेंट से पहले। ओके, अब ज़रा यहाँ पर ये बताया द बेनिफिट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जो फ़ायदा पहुँचेगा वो तभी होगा जब ROI ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंटरेस्ट रेट से। इट मीन्स ओनली वाई लिमिटेड इज़ ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप ये 4 लाइनें याद कर लें, पूरा पैराग्राफ। और इस टेबल को याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप 3 कंपनीज़ लें, तीनों के 50 लाख रुपए कैपिटल इम्प्लाइड ले लेना। एक में डिबेंचर्स मत रखना, 2 में 10-10 लाख के डिबेंचर्स रखना, एक का 10%, एक का 25%। और जो ROI डिसाइड होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपकी आएगी रेशो, वो 10 और 25 के बीच में हमने ले ली 20%। अज्यूम कर लेना, ये बहुत डिटेल में मत जाइए अभी। कितना अज्यूम कर लें? 20%। अगर आप मान लीजिए फिगर चेंज करते हैं, यहाँ पर 10 और 25 नहीं लेते, आप कोई सा भी इंटरेस्ट रेट लें, एक ज़्यादा लें एक कम लें, और जो ROI हो वो 20% लें। तो ROI अगर 20% है वो 10% से ज़्यादा है, इस वजह से वाई लिमिटेड में EPS की वैल्यू ज़्यादा है। और जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में अर्निंग पर शेयर ज़्यादा आएगा वही कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा लेगी, यानी कि उस कंपनी का एक शेयर पर जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ बताया है ये सारी वो इन्फॉर्मेशन बताई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बेनिफिट टू शेयर होल्डर विल बी रियलाइज्ड ओनली। शेयर होल्डर को फ़ायदा तभी होगा
इफ़ ROI इज़ ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वाई लिमिटेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है जबकि हमारा इस क्वेश्चन में ROI 20% है, अज्यूम कर लिया, इसे हम बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। और अगर ROI कम है इंटरेस्ट रेट से तो उसे बोलेंगे अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका एग्ज़ाम में आता है, आप ये पूरा पैराग्राफ लिखिए और ये टेबल बना दीजिए। और जब टेबल बनाएंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इसी टेबल की है, आप ये ना लिखकर ये टेबल बना दीजिए। बस कुछ फिगर याद रखिएगा कि तीनों कंपनीज़ के कैपिटल इम्प्लाइड सेम लेने हैं और तीनों कंपनीज़ का क्या लेना है, ROI सेम होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल है। ROI जो आपने 20% लिया है तो कैपिटल इम्प्लाइड का अगर 20% निकालेंगे तो EBIT आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपने देखा होगा, आपने ROI रेशो निकाली होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल इम्प्लाइड। जब आप वो फार्मूला लगाते हैं तो उससे आपका EBIT आ जाता है। तो ये जो 10 लाख रुपए आया है ना, वो कैसे आया है, वो आपका ROI का फार्मूला लगाकर आया है। तो 20% आप मतलब ROI वो परसेंटेज लेनी है जो इन दोनों के इंटरेस्ट रेट के बीच में हो। आप ये मत तैयार करिए, ये टेबल तैयार करिए और इस टेबल से ये सेंटेंसेस आ गए। बेटा ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बिल्कुल सिंपल सा मतलब ये होता है, अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स रखते हैं तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, चलिए बेटा अब मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको क्वेश्चंस बताता हूँ इसके।